हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। आज मैं आपको क्या करवा रही हूँ, सॉल्व करवा रही हूँ AIBE 16 का क्वेश्चन पेपर। अपन इसको सॉल्व करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, इसमें देखेंगे कि किन सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किन का वेटेज कंपैरेटिवली कम है, तो जिनको आप अगर लास्ट मोमेंट पे छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। कैसी डिफिकल्टी लेवल है, इजी है, कैसा है, ये सारी चीजें आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना किए बिना अपन स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है भाई ये ओपन बुक एग्जाम है, इजी होता है कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम ये देख रहे हो वीडियो, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो गई। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो अगर आपने यहाँ पर ही वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो एक बार प्रैक्टिस तो आपकी ऐसे ही हो गई। तो लास्ट तक बने रहना, 100 के 100 क्वेश्चन अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर अपन इसका डिफिकल्टी लेवल देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, दैट वाज हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशंस आर देयर as classified by the Supreme Court. Permissive presumption or permissive presumption of fact, compelling presumption or presumption of law, irrebuttable presumption of law or conclusive presumptions, all of them. So इसका जो अपन करेक्ट आंसर देखते हैं, इट्स आंसर नंबर डी। अब देखो क्या होता है ना, सेक्शन नंबर 4 इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ोगे तो आपको सिर्फ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, रिबटेबल, इररिबटेबल सिर्फ यही मिलेगा, लेकिन बाकी के जो प्रिजम्पशंस हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने केसेस के थ्रू ले डाउन किए हैं। दूसरी बात, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द लीडिंग डिसीजन इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? राइट ऑफ हियरिंग्स के रिस्पेक्ट में था, सेपरेशन ऑफ पावर्स के रिस्पेक्ट में था, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या रूल ऑफ एविडेंस? तो अगर आपने मेनका गांधी का केस पढ़ा हो जिसमें पासपोर्ट उनका जब्त कर लिया गया था, इट वाज रिलेटेड टू द रूल ऑफ ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, दैट मींस हियरिंग, राइट ऑफ हियरिंग, कि अथॉरिटी के सामने पेश करते समय हियरिंग का राइट पार्टीज के पास होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज राइट ऑफ हियरिंग। उसके बाद द क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड वाज एडवोकेट्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया केम इनटू फोर्स ऑन, व्हिच मींस दे आर आस्किंग एनफोर्समेंट डेट, लेकिन एनफोर्समेंट डेट यहाँ पे दी ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से गलत था। ये पूछना चाह रहे थे कि एडवोकेट्स एक्ट की इनैक्टमेंट डेट क्या है। तो अगर इनैक्टमेंट डेट देखें तो इट्स 19th of May 1961। एनफोर्समेंट डेट का यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं था। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन अगर देखते हैं, हार्बरिंग एन ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज एप्रीहेंशन हैज बीन ऑर्डर्ड, इज द ऑफेंस बी कैपिटल, इज डेल्ट अंडर व्हिच सेक्शन? आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कर करके जरूर बता दीजिएगा कि किस सेक्शन के अंदर इसको डील किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज सेक्शन नंबर 216 of IPC. When you will read 216 of IPC, you will get this particular offense. उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, the maxim actus non facet reum nisi menset rea means there can be no crime without a guilty mind. Crime has to be coupled with guilty mind. Crime is the result of guilty mind. In crime, intention is relevant, motive is irrelevant. आंसर करके बताओ कौन सा केस है जिससे ये बताया गया था। एंड actus non facet reum nisi menset rea का मतलब क्या होता है? बेसिकली इट मींस दैट देयर कैन बी नो क्राइम, देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। द केस इज CK जेफरी वर्सेस स्टेट। इस केस की जब बात करते हैं, इधर पे actus non facet reum nisi menset rea का मतलब कोर्ट ने और एक्सप्लेन किया था। देन the law laid down under section 73 of contract is related to which of the following case? सभी को पता है हैडले वर्सेस बैक्सेंडल, जिसमें रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस की बात की गई थी कि अगर कोई डैमेज रिमोट है जो आप फोर्सी नहीं कर सकते, वो वाले डैमेजेस कवर्ड नहीं होंगे सेक्शन नंबर 73 के अंदर। रिमोट डैमेजेस विल नॉट बी कवर्ड, तो इट इज हेडले वर्सेस बैक्सेंडल। देन द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 dash petition in which a decree of restitution of conjugal right has been passed to apply to the court for a decree for divorce by showing that there has been no restitution of conjugal rights as between the parties to a marriage for a period of 1 year or upward after passing of the decree does not permit any party to that does not permit the party against whom the decree was passed। क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है। देखो ये क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि अगर आपके फेवर में रेस्टिट्यूशन की डिक्री आ चुकी है सेक्शन 9 के अंदर, तो फिर उसके बाद कौन सी पार्टी डाइवोर्स क्लेम कर सकती है अगर 1 साल तक भी रेस्टिट्यूशन ना हो? तो
सेक्शन 13 रेड विथ सेक्शन 23 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट से आपको ये बात पता चल जाएगी कि जिस पार्टी के अगेंस्ट डिक्री आई होती है वो कभी भी रेस्टिट्यूशन क्लेम नहीं कर सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन सही होता, इसके ऑप्शन सही से फ्रेम्ड होते, तो आंसर बी होता, डज नॉट परमिट द पार्टी अगेंस्ट हुम द डिक्री हैज बीन पास्ड। वो कभी भी डाइवोर्स के लिए क्लेम नहीं कर सकता, बाकी कर सकते हैं। आंसर की में आपको थोड़ा सा गलत आंसर मिलेगा क्योंकि अगेन क्वेश्चन के वो गलत है, क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है वो थोड़ी सी गलत है। सो द आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इसका बी है। उसके बाद 8th क्वेश्चन जब अपन देखते हैं तो 8th क्वेश्चन पूछ रहा है द ऑफेंस अंडर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। सेक्शन नंबर 12 जब आप देखोगे तो सेक्शन नंबर 12 से आपको ये बात पता चलती है, सॉरी नॉट सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 15, सेक्शन 15 से आपको ये बात पता चलती है दैट कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ये ऑफेंस है। Now let's come to the 9th question. 9th question पूछ रहा है in which of the land acquisition by the central government for public private partnership projects consent of how many affected families is mandated by the land acquisition rehabilitation act 60%, 70%, 80% और 90%? The answer is B, 70%। 70% फैमिलीज का रिक्वायर्ड होता है आपको इन द केस यू आर रिक्वायर्ड द मैंडेटेड, जो मैंडेटेड है लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर, तो 70% अफेक्टेड फैमिलीज की कंसेंट यहाँ पर लगती है। उसके बाद अ कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी विल पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ, द आंसर इज 40%। डोमेस्टिक कंपनी नहीं है तो 40% इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। देन द नेक्स्ट question is question number 11 as per section 53 of IPC the word injury, अब ये सेक्शन नंबर 53 नहीं है, इट इज सेक्शन नंबर 43। यहाँ पे जो बात की गई है 11th क्वेश्चन के अंदर वो सेक्शन नंबर 44 आई एम सो सॉरी 44 की बात की गई है। इंजरी 44 में डिफाइंड है तो इन्होंने गलती से 53 लिखा हुआ है, 53 में टाइप्स ऑफ पनिशमेंट दी हुई है, ये नहीं दिया गया है, तो क्वेश्चन में 44 होना चाहिए था एज पर सेक्शन 44। बट इससे अगर ये नहीं भी था तो भी आप सही आंसर कर सकते थे क्योंकि इंजरी की जो डेफिनेशन है उसमें बॉडी माइंड रेप्यूटेशन सारी चीजें इंक्लूडेड है, तो करेक्ट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन बी क्योर्ड अंडर सेक्शन 465 ऑफ सीआरपीसी, कौन से केस को आप क्योर कर सकते हैं 465 सीआरपीसी के अंदर? सो द आंसर इज बी, रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। आपको वहां पे 465 में एक लिस्ट मिलेगी, उससे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू डी नोवो ट्रायल? डी नोवो ट्रायल क्या होता है? डी नोवो ट्रायल मीन स्टार्टिंग द ट्रायल अफ्रेश, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या चीज सही है? द आंसर इज बी, डी नोवो ट्रायल शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। स्टार्टिंग से ट्रायल स्टार्ट करना एक लास्ट रिजॉर्ट, अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं बिल्कुल ही जस्टिस नहीं हो रहा तब कोर्ट अफ्रेश स्टार्ट करता है, वरना कोर्ट वहीं से कंटिन्यू करता है, इसलिए द आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बिल्कुल सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था, कौन सा आर्टिकल है जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में, बस जल्दी बता दो फटाफट से। इट इज आर्टिकल नंबर 22। उसके बाद आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 44th अमेंडमेंट। अगेन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, 44th अमेंडमेंट से आर्टिकल 19 से फंडामेंटल राइट हटाकर 19(1)(f) में से फंडामेंटल राइट हटाकर राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300 कर दिया गया था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग sections of Muslim personal law Shariat application have been repealed amended by the section 6 of the Dissolution of Muslim Marriage Act? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही इन्होंने
आंसर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। सेक्शन नंबर 6 आप जब रीड करोगे तब आपको यहाँ पता चलेगा। व्हेन यू विल रीड यू विल कम टू नो इट्स सेक्शन नंबर 5 जिसको रिपील किया गया है। सेक्शन नंबर 5 हैज बीन रिपील्ड एंड अमेंडेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाएगी। A railway servant was killed in a bus accident during the course of employment. His family members may claim compensation under the Motor Vehicles Act, Employees Compensation Act, both A and B, either. अब देखो यहाँ पे तुम्हें डाउट आ सकता है बोथ और ईदर में, तो यहाँ पे तो आंसर विल बी ईदर। ईदर आंसर क्यों है? क्योंकि ऑप्शनल है कि आप एक में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप दोनों में चले जाएंगे तो दोनों में रेमेडी मिल जाएगी, ऑल्टरनेटिव रेमेडी है। दैट इज वाई द आंसर इज ईदर ए और अंडर बी। उसके बाद कास्टिंग काउच इन बॉलीवुड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ sexual assault, sexual harassment, both A and B, none of the above. So it's an example of sexual harassment. Section number 354 capital A of IPC. उसके बाद promissory estoppel against government agencies is decided in the case of Purnami Mills versus State of Kerala में समझाया गया था promissory estoppel by government कि अगर promisee ने कुछ प्रॉमिस करने के बाद कोई एस्टॉपल लगा दिया, कोई वादा किया था और उसके हिसाब से अपनी चीज को ऑल्टर कर दिया है, सो नाउ गवर्नमेंट इज बाउंड बाय इट। प्रॉमिसरी एस्टॉपल वाज लेड डाउन इन दिस पर्टिकुलर केस। देन फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फ्रस्ट्रेशन की जब बात करते हैं सेक्शन 56 पैरा 2 talks about frustration of contract जब contract fulfill नहीं हो सकता है। So section 56 of Indian Contract Act talks about it. उसके बाद schedule 2 of the Employees Compensation Act deals with the list of persons who are included in the definition of employee. So इसलिए यहाँ पर B is the correct answer. Simple straightforward question था। उसके बाद जो next question है 22 reference of to the arbitration is provided in which section of arbitration and conciliation act। कौन से सेक्शन में रेफरेंस की बात की गई है? so it is the correct answer to it is B, section number 8। section number 8 talks about reference to the arbitrator। then 23 जो question है under the head subsequent conduct which of the following type of conduct would be material? चेंज ऑफ लाइफ, इवेजन ऑफ जस्टिस, फियर, ट्रेम्बलिंग, ऑल ऑफ देम। ये बात कर रहे हैं सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की कि जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट की वहां बात की गई है जहां पे कंडक्ट रेलेवेंट होता है, तो कंडक्ट किन चीजों को अपन कंडक्ट की डेफिनेशन में मानेंगे? करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे ही इन सारी चीजों को हम मानते हैं कि ये कंडक्ट का सब्सिक्वेंट कंडक्ट का पार्ट माना जाएगा। देन 24 ये 24 क्वेश्चन पूछ रहा है, यहां से सीपीसी के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 24th क्वेश्चन पूछ रहा है अ प्लेंट हैज टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट अंडर ऑर्डर 4 रूल 1 इन सिंगल कॉपी, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, नो फिक्स्ड रूल। फिक्स्ड रूल है डुप्लीकेट में प्रेजेंट करना पड़ता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, प्लेंट को हमेशा डुप्लीकेट में प्रेजेंट किया जाता है बाय द प्लेंटिफ। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 25th क्वेश्चन is asking omission to give notice under order 21 rule 22 will render the execution null and void। अगर एग्जीक्यूशन का नोटिस नहीं दिया गया तो एज अ जनरल रूल, एक्सेप्शनल रूल होता है जहां पे नोटिस देना नहीं पड़ता है, लेकिन एज अ जनरल रूल नोटिस देना अनिवार्य होता है, अदरवाइज इट विल बी नल एंड वॉइड। उसके बाद when a decree is passed, 27th क्वेश्चन पूछ रहा है when a decree is passed against the Union of India or state for the act done in the official capacity of the person concerned under 82, execution shall not be issued on any such decree unless the decree remains unsatisfied for a period of 3 months। 3 months 82 कहता है सीपीसी का कि अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिक्री आई है तो 3 महीने तक एग्जीक्यूशन उसका नहीं किया जाएगा, 3 महीने तक उसको रोका जाता है। सेवेंथ क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
is available in which of the following clauses? It is clause 1E. तो बहुत simple direct question. Under which section of Evidence Act admissions are defined? 17. सेक्शन 17 डिफाइन करता है कि एडमिशन क्या होता है. कोई भी स्टेटमेंट रिटन ओरल फॉर्म में जब एक व्यक्ति देता है अंडर द सर्कमस्टेंसेस जो 18 से लेके आगे तक मेंशन्ड है, वो सारे एडमिशंस कहलाते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज 17. देन नेक्स्ट केस इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which of the following cases the Supreme Court has held that the investigating officer should be allowed to refer to the records of the investigation? केस का नाम है स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस येरप्पा रेड्डी, जिसके अंदर ये चीज होल्ड की गई थी. देन रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी may be obtained by CPC within what period? Within 6 months. अगर आपने सेक्शन नंबर 6 पढ़ा हो ऑफ योर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इट इज 6 months. स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपको रिकवरी का सूट 6 महीने के अंदर फाइल करना पड़ता है. सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. देन हु अपॉइंट्स द कमिश्नर फॉर रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अंडर द लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट? इट इज द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है. देन if a party who has obtained an order for leave to amend pleading does not amend the same, within how many days he shall not be permitted to do without the leave of the court? It is 14 days. अगर कोर्ट से टाइम मांगा है आपने अमेंड करने का, रूल 17 से ये बात पता चलती है कि अगर आपने टाइम मांगा है और कोर्ट ने आपको टाइम दिया है तो आपको रूल ऑर्डर 7 रूल 18 से आपको ये बात पता चलती है कि 14 डेज के अंदर आपको इसको अमेंड करना होता है. उसके बाद पनिशमेंट फॉर ऑफ एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट हैज बीन गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट? सेक्शन 30, 32, 35, नन. सो द आंसर इज सी, 35 के अंदर पनिशमेंट दी गई है. उसके बाद under which section of IPC professional negligence is often invoked under medical professionals in causing alleging cases alleging professional negligence? तो ये medical negligence की बात कर रहे हैं कि किस सेक्शन के अंदर प्लीड किया जाता है? इट्स 304A. 304A जो बात करता है नेग्लिजेंस वाली, वो प्लीड करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है. देन A offers a bribe to be a public servant as a reward for showing A some favor in exercise of B's official function. B accepts the bribe. He has abetted the offense under 160 IPC, 161 IPC, 162 IPC, 163. Clear, simple, direct based question है. 161 IPC का ये offense बन जाएगा यहाँ पर. Then, when perpetual injunction may be granted, whether defendant is a trustee of the property for the plaintiff, whether there is no standard charges for determining actual damages, compensation and money would not afford adequate relief, all of the above. Section 38 पढ़ोगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, you will see ये सारे ही केसेस में परपेचुअल इंजंक्शन दिया जा सकता है. इसलिए the correct answer will be D, all of the above. उसके बाद 37. A company wishes to ensure that no one else can use their logo. उनको क्या लेना पड़ेगा? क्या वो कॉपीराइट लेंगे, ट्रेडमार्क, पेटेंट या इंडस्ट्रियल डिजाइन? सो द करेक्ट आंसर इज वो लेंगे ट्रेडमार्क. ठीक है, they will be taking trademark for their thing. Then the section of Arbitration Conciliation Act dealing with the time of commencement of arbitral proceeding. यहाँ पे टाइम की बात की जा रही है कि किस सेक्शन के अंदर बात की जाएगी कि टाइम कितना होगा आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के लिए? इट इज सेक्शन नंबर 21. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. 39th क्वेश्चन पूछ रहा है अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम एनुअल वैल्यू इज 1/3, half of the annual value, 1/3 of the annual value, 3/10, 17/10. It is 3/10. 3/10 of the annual value is the
करेक्ट आंसर 39 के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस इज नॉट डैश टेस्ट एंड इट्स कॉन्टोर्स आर फेयरली इंडिकेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। A subjective, B objective, C descriptive and D summative. So it's the answer is summative. Summative ये होता है। चलो उसके बाद the power to enact a law relating to citizenship of India is left to dash under the provision of Article 11. Article 11 के अंदर किसके पास छोड़ा गया है और किसने बना भी दिया है सिटीजनशिप का एक्ट? दैट इज द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अगर आपने आर्टिकल 11 पढ़ा होगा तो सीधे सीधे आंसर पता है, it's the parliament. Then the payment of compensation to railway employees by the railway administration is governed by for injury by accident is governed by Employees Compensation Act, Payment of Wages, Right of Persons and Disabilities Act, Workmen Compensation Act. So the answer here is A. Employee Compensation Act के अंदर इसको दिया जाता है। Then the minimum amount of compensation payable under employees compensation in case of total permanent disability of a railway servant due to accident is labor loss के क्वेश्चन है ये देखो, it's 1,40,000 1,40,000 दिया जाता है। तो अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लेबर लॉस से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। Then a bond, the bond under section 109 CRPC is security for good behavior from suspected person can be executed for a period not exceeding 6 months, 2 months, 1 year, 3 months. The answer here will be C, 1 year. Authority कौन होगा? Executive Magistrate। 109 के अंदर Executive Magistrate 1 साल तक का बॉन्ड यहाँ पर ले सकते हैं। Then the 45th क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है the maximum limit of 500 that could be paid to the wife as maintenance। पहले सिर्फ मेंटेनेंस 125 के अंदर वाइफ को 500 रुपए तक का मेंटेनेंस की मैक्सिमम कैप थी, जिसको लेकिन अब हटा दिया गया, कोई मैक्सिमम कैप नहीं है, कितना भी लगा सकते हैं। तो ये पूछेंगे कौन से ईयर के अमेंडमेंट से इस चीज को हटाया गया था। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी सी, 2001 के अमेंडमेंट से इसको हटाया गया है। अब कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मैजिस्ट्रेट कितना भी मैक्सिमम मेंटेनेंस दे सकते हैं। देन द टर्म WIPO stands for World Investment Policy Organization, World Intellectual Property Organization, Wildlife Investigation and Policing Organization, World Institute for Prevention of Organized Crime. The answer is World Intellectual Property Organization। ठीक है, इनके इसको ही कहते हैं अपन WIPO। Then provision of section 10 of CPC are directory, mandatory, none of the above, discretionary? It's the answer is A. I'm so sorry, 47। Yes, the answer is A. It's directory in nature। ठीक है, डायरेक्टरी है, कोर्ट चाहे तो उसको लेट गो भी कर सकता है इन एक्सेप्शनल circumstances। So it is only directory in nature and not discretionary भी नहीं है, directory है in nature। उसके बाद 48 कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन नंबर 11, जहां पे कहा गया था कि जो रिलीफ आप मांग सकते थे, जो ग्राउंड ऑफ अटैक या डिफेंस आप रेस कर सकते थे बट आपने किया नहीं, सो दैट विल बी कंसिडर्ड टू हैव बीन ऑलरेडी टेकन। देन the famous pronouncement of Delhi court regarding constitutional validity of section 377 of IPC reversed by Supreme Court in। अब देखो ये पूछ रहे हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था, ठीक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ 377 चैलेंज की गई थी, ठीक है, उसको रिवर्स किसमें किया गया था? तो उसमें सुरेश कौशल में रिवर्स किया था। ऑल्दो उसके बाद फिर वापस सुप्रीम कोर्ट ने नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसको वापस से रिवर्स करके 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। सो इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आंसर है सुरेश कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन। देन क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो पूछ रहा है अंडर सीआरपीसी हु शैल रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ रेप बीइंग गिवन बाय द रेप विक्टिम। सो इट इज पुलिस,
पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर, सेक्शन 154 एफआईआर वाला जो सेक्शन आप पढ़ते हैं उसमें आपको क्लियरली ये बात पता चलती है कि अगर रेप विक्टिम है उनकी जो रिकॉर्डिंग होगी, जो स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग होगी, वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाएगी, वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 पूछ रहा है, अंडर द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी summons can be oral, summons cannot be served on corporate entities, summons are either for appearance or for producing a document or thing, summons can be served to servant in case of persons whose name summons are made or cannot be found। तो जो summons है वो दोनों के लिए ही सर्व किए जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट के लिए भी और आपके चीजों के लिए भी, तो दोनों ही चीज हो सकती है। तो एलिमिनेशन भी अगर आपने लगा दिया होता कि भाई देखो ये ओरल हमेशा नहीं होता, राइटिंग में हमेशा समन सर्व होते हैं। दूसरी बात, कॉर्पोरेट एंटिटीज को भी किया जा सकता है, summons can be served to servants in case the person on whose name the servants are made cannot be found, ये भी एलिमिनेट हो जाता है। सर्वेंट्स को फैमिली मेंबर नहीं मानते, इनको सर्व नहीं कर सकते हैं। सो सी एलिमिनेशन भी लगाते तो सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विस और होल्ड एनी पोस्ट अंडर द यूनियन holds office during the pleasure of Prime Minister, President, Council of Minister, both A and B. Doctrine of pleasure, President की इच्छा तक के pleasure तक hold करते हैं। Then, an arbitration proceeding is a judicial proceeding, quasi-judicial proceeding, administrative proceeding, none of the above. Quasi-judicial proceeding इनको अपन मानते हैं arbitration proceeding को, क्योंकि यहाँ पे strict rules of आपके ये सीपीसी एविडेंस एक्ट ये सब फॉलो नहीं होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के थ्रू गवर्न होती है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो आपका 54th क्वेश्चन है, व्हाट इज एडहॉक आर्बिट्रेटर? एडहॉक आर्बिट्रेटर कौन होता है? सो इफ अ प्रोसीडिंग इज एडमिनिस्टर्ड बाय द पार्टीज देमसेल्व्स with rules created solely for specific purpose, parties make their own arrangement with respect to all the aspects of the arbitration, including the laws and rules. The seal of arbitration, the language and the scope and issue to be resolved by means of arbitration. D का option है both A, B and C. So the answer is all. All are correct. इन्हीं को अपन कहते हैं ad hoc arbitration. Then, which of the following sections of CPC डिफाइंस मीन प्रॉफिट? कौन से सेक्शन में मीन प्रॉफिट डिफाइन किया गया है? आप सभी को पता होगा मीन प्रॉफिट क्या होता है। मीन प्रॉफिट इज अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन, जब जो उसको प्रॉफिट्स हुए हैं वो दिलवाए जाते हैं सामने वाली पार्टी को, रॉन्गफुल पोजेशन वाले पर्सन से, दे आर कॉल्ड मीन प्रॉफिट। आंसर इज 212, सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 के अंदर मीन प्रॉफिट डिफाइंड है सीपीसी के। देन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड हिंदू मैरिज एक्ट केम इनटू फोर्स? 18th May 1955। Which of the following properties will section 30 of Hindu Succession Act govern? कौन सी सेक्शन मतलब जो सेक्शन 30 है कौन सी प्रॉपर्टीज को गवर्न करेगा? द आंसर इज सी 1 and 2, तारवाड़ एंड तवाजी। देन an advocate under an obligation to uphold the rule of law and ensure that public justice system is enabled to function at its full potential. Any violation of the principle of professional ethic by an advocate is unfortunate and unacceptable. Ignoring even a minor violation, misconduct mutilates against the fundamental foundation of public justice system. It was said in the case of हिकमत अली खान वर्सेस ईश्वर प्रसाद आर्या, ओपी शर्मा वर्सेस हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, एलडी जायकवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और शमशेर सिंह बेदी वर्सेस हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो देखो ये एक लीडिंग केस है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड एक लीडिंग केस है। यहाँ पे ये बताया गया था कि अगर एडवोकेट्स फॉलो नहीं करते हैं ऑर्डर्स को तो इट विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। द आंसर इज ओपी शर्मा वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। 58 का आंसर है बी। उसके बाद 59th पे आते हैं, 59th क्वेश्चन के ऊपर। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट
2013 contains provision relating to incorporation of companies, formation of companies with charitable objects, office effect of registration, effect of memorandum and articles. इसका भी करेक्ट आंसर है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट. सेक्शन 8 के अंदर फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स वगैरह दिया हुआ है. ठीक है, आई होप आप लोग सब कमेंट सेक्शन में आंसर करते जा रहे हैं. जो भी मैं बोल रही हूँ, मैं क्वेश्चन जब तक पढ़ रही हूँ, आई होप यू आर एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन. बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई सवाल पूछे ही नहीं गए हैं. तो आई होप यू आर आंसरिंग इन द कॉमेंट सेक्शन. देन the verification of a registered office shall be furnished to the registrar within a period of dash incorporation. कितने दिन के अंदर सबमिट करना रहता है डॉक्यूमेंट्स को? द आंसर इज 30 days. 30 days के अंदर ए इज द करेक्ट आंसर. 30 days के अंदर सबमिट करना रहता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार के पास. देन साइबर लॉ डील्स विद all activities concerning the internet, IPR, e-commerce, all of the above. The answer is all of the above. Then, according to Section 2 of Motor Vehicles Act 1988, the term motor cab means any motor vehicle constructed or adapted to carry not more than 5 passengers, 6 passengers or including the driver, 5 passengers or excluding the driver, 6 passengers or excluding the driver. आंसर 62 का है डी. सेक्शन नंबर 225 के अंदर आपको ये बात मिल जाएगी कि 6 पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर इज द करेक्ट आंसर. 63 की अगर बात करें कि द नेशनल कमीशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज कंपोज्ड ऑफ 5 मेंबर्स इसके अंदर होते हैं. 64. Which of the following statement are false for the purpose of Hindu Marriage Act? It is assumed that a person who is not a Muslim, Santal, Christian, Jew or Parsi by religion is a Hindu. A person who belongs to Lingayat subsect is assumed to be Hindu. A person who converted to another religion needs to follow any local religion, ritual, custom for converting back to Hinduism. इसमें कौन से ऑप्शंस सही है? देखो, थर्ड ऑप्शन आपने कहीं पर भी अपने उसके अंदर देखा नहीं होगा सेक्शन 2 के अंदर ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. आपने ये दोनों चीजें, प्रिजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन्स हु आर नॉट अ क्रिश्चियन, जू, पारसी, ये तो देखा होगा. एंड दूसरी चीज, जो भी लिंगायत और ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, वीरशैव इन लोगों के फॉलोअर्स होते हैं, वो भी हिंदूज होते हैं. सो द आंसर इज 1 and 2. चलिए, उसके बाद प्रोविजन ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 89. सेक्शन 89 सीपीसी रीड करोगे तो वहां पे पता चलेगा कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के लिए कहा गया है कि जहां पर भी कोर्ट्स को लगता है कि ऑल्टरनेटिवली डिस्प्यूट रेजोल्व हो सकता है तो वो एडीआर के पास भेज देते हैं. देन द इंडियन एविडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 6th October, 1st March, 15th March, 1st September. 1st September 1872 is the commencement date of Indian Evidence Act. Then, according to the provisions of Article 315 of the Indian Constitution, there shall be a Public Service Commission for UPSC, Union and Public Service Commission for each state. The Public Service Commission for the Union, if requested to do by the Governor of the state, may, with approval of the President, agree to serve all or any of the needs of the state. Which of the following statement are correct? Only 1, only 2, 1 and 2, none of the above. तो 67th का आंसर है C, 1 and 2 दोनों ही करेक्ट है. Then, which of the following sections of Hindu Adoption and Maintenance Act deals with amount of maintenance? मतलब amount of maintenance का है में दिया हुआ है. So it is C, 23 के अंदर दिया हुआ है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस. 22 के अंदर ये बताया गया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं. 21 में डिपेंडेंट्स के बारे में बताया गया है. ये सब चीजें यहाँ पर बताई हुई है. देन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेड एन अटेम्प्ट टू लुक इनटू द क्वेश्चन रिगार्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ राइट टू लाइफ to the right to health and other hygienic condition.
रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वी लक्ष्मीपति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, एफ के हुसैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है ए, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र। इस पे हेल्थ के बारे में, हाइजीनिक सिचुएशन में रहने के बारे में इसको 21 का फैसेट यहाँ पर माना गया था। देन बेसल कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किससे रिलेटेड है ये? सो इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, क्लाइमेट चेंज, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, control of transboundary movement of hazardous waste and their disposal. So the correct answer is control of transboundary movement. Then cyber crime is dash in nature, tangible, intangible, mental violence, none of the above. इसको थोड़ा सोच के करो कि कैसा होता है साइबर क्राइम। 71 अगर आप तो देखोगे कि कैसा, किस नेचर का होगा, tangible होगा, intangible होगा, mental violence, none of the above. It is intangible in नेचर। ठीक है, इनटेंजिबल मतलब क्या है कि जो सामने से भी नहीं है, दिख नहीं रहा है, छू नहीं सकते हो, दैट इज इनटेंजिबल इन नेचर। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज एप्लीकेबल टू ऑल सेसेस, ऑल असेसेस एक्सेप्ट कंपनी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी ओनली। हेल्थ और एजुकेशन सेस किसके ऊपर लगाए जाते हैं? द आंसर इज ऑल असेसेस, सबके ऊपर लगाए जाते हैं। Then, contractual liability arises where there is an offer and acceptance only, intention to create a legal relationship, there is loss to one party, the loss of one party is a gain of other party. Contractual liability कब arise होती है? एक लीडिंग केस लॉ आपने इसमें पढ़ा होगा, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, जिसमें कहा गया था कि कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी तभी अराइज होगी wherein there is an intention to enter into a legal relationship. Then रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी किसके अंदर ले डाउन की गई थी? डोनो वर्सेस स्टीवनसन, होम्स वर्सेस एशफोर्ड, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, नन ऑफ द अबव। पढ़ा होगा टॉट्स में, बहुत लीडिंग केस लॉ ऑफ रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। उसके बाद द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी, लास्ट अपॉर्चुनिटी वाला रूल कहां पे ले डाउन किया गया था? इट इज डेविस वर्सेस मैन। In which of the following cases was it held that the right conferred under Section 25 of Hindu Adoption and Maintenance Act supersedes any contract to the contrary, the fact that the date of decree makes no difference? Surendra Bal versus Suppiya, Mukesh Teli versus Bharti Teli, Stacey Ammal versus Tayu Ammal, Lakshmi versus Krishna. So इसका करेक्ट आंसर है सी, स्टेसी अम्मल वर्सेस तायू अम्मल, जिसके अंदर ये वाली चीज होल्ड की गई थी। देन the phrase file a PIL ostensibly in public interest but in fact to serve personal or private interest means filing PIL for protection of only public interest, filing PIL for protection of both public and private interest, filing PIL for protection of only private interest, filing PIL alleging it to be in public interest but actually seeking protection of प्राइवेट इंडिविजुअल। अब आपको इसमें से बताना है कि पीआईएल का बेसिकली पर्पस क्या है, मतलब जो पीआईएल जिसमें आप ऑस्टेंसिबली पब्लिक के नाम पे कर रहे हो बट अपने नाम पे कर रहे हो, ऑस्टेंसिबली क्या है? जो अपीयर होता है बट एक्चुअली वैसा नहीं है। तो अगर अपन इससे भी जाए तो आंसर विल बी डी, कि आप दिखा रहे हो कि वो पब्लिक पर्पस के लिए बट वो एक्चुअली है आपके पर्सनल पर्पस के लिए, जो आपका पर्सनल एजेंडा है जिसको आप ये करना चाहते हो। देन 78 filing of frivolous PIL results in increasing backlog of cases, wastage of resources, lesser availability of time for hearing other genuine cases, all of the above. The answer is but obvious, all of the above. उसके बाद Z under the influence of madness attempts to kill X. If Z guilty of an offense, has X the same right of private defense which he would have if Z were sane? Z has not committed any offense as per section 98 of IPC and the same right of private defense to X is if Z is mad. तो सीधी बात है, क्योंकि वो
बिकॉज दैट पर्सन इज मैड, इसलिए उसको उसको जो डिफेंस मिलेगा वो ये मिलेगा कि ही इज नॉट सेन, अनसाउंड माइंडनेस वाला डिफेंस मिलेगा। लेकिन 98 के अकॉर्डिंग, अगर 98 ये कहता है कि अगर कोई इंसान इंसेन है या कोई भी डिफेंस ले रहा है, उसके अगेंस्ट आपके पास सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है जो आपके पास एक सेन पर्सन के रिस्पेक्ट में होता। देन 80 बात करता है कि एडमिशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू, एडमिशंस एविडेंस एक्ट के अंदर आप किसमें क्लासिफाई कर सकते हैं, जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल, ईदर ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। सो द आंसर इज बोथ। एडमिशंस दोनों हो सकते हैं, जुडिशियल एडमिशन भी हो सकता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन भी हो सकता है। देन Section 66 evidence lays down a notice may be given before secondary evidence can be received. Under Section 65A of Evidence Act, notice to produce a document must be in writing. Order 11, Rule 15 of CPC prescribes the kind of notice to produce all document, all of the above. The answer is all of the above. Notice के डिक्शन दिया है कि कब नोटिस देना है, कहाँ कौन सी सिचुएशंस में नोटिस देना जरूरी नहीं होता, ये भी सेक्शन 66 के अंदर आपको मिलता है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। Maxim res ipsa loquitur means the thing speaks for himself. Where there is a right, there is a remedy. Where there is a remedy, there is a right. Where there is no fault, there is no remedy. Res ipsa loquitur की बात पूछी गई है कि इसका मतलब यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर मतलब होता है things speak for themselves. सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में आप ज्यादातर ये चीज लगाते हैं, मैक्सिमम लगाते हैं। देन any private person may arrest any person who commits non-bailable offense in his presence, commits non-bailable offense in cognizable offense in his presence, commits compoundable offense in his presence. Just a second. Commits offense in his presence or is a proclaimed offender. कब आप इनको अरेस्ट, कब एक प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है? द आंसर इज, अगर आप सेक्शन मुझे बता पाए कि कौन सा सेक्शन है जहां पे सीआरपीसी में प्राइवेट पर्सन को अरेस्ट करने की पावर दी गई है, इट इज सेक्शन नंबर 43, जिसके अकॉर्डिंग द आंसर विल बी डी हियर, कि डी जो अगर उसके सामने ही कमिट करा और वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उन दोनों ही स्थितियों में क्या कर सकते हैं, उसको प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकते हैं। देन हाउ लॉन्ग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स, वारंट कितने समय तक फोर्स में रहता है, तो जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए या जब तक उसको कैंसिल ना कर दिया जाए तब तक, सीआरपीसी का क्वेश्चन है, तब तक वो फोर्स में रहता है। देन 85th क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बी 20%, एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% का होता है यहाँ पर इसके अंदर। The committee which led the passing of Criminal Law Amendment Act 2013 was Dalveer Bhandari Committee, Justice Altamas Kabir, Justice J.S. Verma, Justice A.S. Anand। सभी को पता है, बहुत ही फेमस 2013 के जो अमेंडमेंट पे रिस्पॉन्सिबल थे, जो कमिटी रिस्पॉन्सिबल थी, J.S. Verma कमिटी। Then 87th question is asking, under the scheme of CRPC, non-cognizable offence are public wrongs, private wrongs, both public and private wrongs। 87 का आंसर है बी, नॉन कॉग्निजेबल जनरली प्राइवेट wrongs होते हैं। देन a discrimination against a man or a woman only on grounds of dash would be violative of article 15(1), sex, remuneration, place of birth या फिर religion। 88 में बहुत सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, देखो इसमें ना जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन तीनों ही आना चाहिए, सो एक क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है 88 के अंदर। देन 89th क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947 वाज ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था। देन राइट टू द प्रॉपर्टी वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी, चरण सिंह, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई। किनके उसमें से प्रॉपर्टी, 44th अमेंडमेंट की जो ये बात कर रहे हैं कि 44th अमेंडमेंट किस
गवर्नमेंट के टाइम पे हटाया गया था? इट इज मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के टाइम पे हटाया गया था। देन when the accused states, I will produce the share which I gave received in such and such robbery, which of the following are not admissible with regard to section 25 of Indian Evidence Act, जो बात करता है पुलिस ऑफिसर को देने वाले statements. An admission that were part of robbery, an admission that the accused took part in it, an admission that he got part of the property, a statement as to where the property is. सारे ही सिचुएशन अगर पुलिस ऑफिसर को पुलिस ऑफिसर के सामने एडमिट किया हुआ चीजें, तो यहाँ पे 25 के अंदर ये तीनों ही चीजें रेलिवेंट, मतलब ये तीनों ही चीजों का को नहीं लिया जाएगा, एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। जो लास्ट स्टेटमेंट है वो सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एडमिसिबल हो जाएगा, बट ये नहीं होंगे बाकी के तीन, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। देन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल, कितनी मैक्सिमम लिमिट होती है? 25 इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। देन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 contains 8 chapters, 6 chapters, 40 sections, 7 chapters, 42 sections, 8 chapters, 43 sections, 8 chapters, 44 sections। अब देखो इन्होंने यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, क्योंकि 44th सेक्शन जो है वो रिपील्ड है, तो उसी को देखने के लिए उन्होंने बताया कि कितने सेक्शंस होंगे। स्टिल यू विल कंसिडर इट एज डी, 8 chapters and 44 sections। Then period of limitation for expeditious disposal of suit अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कितना दिया गया है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर कितने टाइम के अंदर पूरा वो खत्म करना होता है? इट्स 12 months। 12 months के अंदर आपको ये खत्म करना होता है। आई एम सॉरी, नॉट 12, हाँ 12 months। 12 months 20C, सेक्शन 20C ऑफ एसआरए के अंदर आपको ये बात मिलती है। देन a CJM may pass a sentence of imprisonment not exceeding 7 years, exceeding 7 years, for life, none of the above। CJM कितना पास कर सकता है? It's not exceeding 7 years। 95 का आंसर होगा not exceeding 95 years, section number 29 CRPC। Then under CPC, foreign court means a court situated outside India, a court situated outside India and not established under the government of India, a court situated in India applying foreign law, all of the above। So the answer is B। कोर्ट जो इंडिया के बाहर established है और बाहर भी इंडिया के अथॉरिटी के अंदर भी नहीं है। Then 97th question is talking about misuse of mechanism of PIL means filing PILs for protection of private interest, filing PIL for oblique motives, filing PILs only for publicity, all of the above। The answer is all of the above। किसी इनमें से कोई भी मोटिव होगा तो इट इज misuse of PIL। Then what is meant by procedural ultra vires? It is not observance of the procedural norms by the rule making authority. It makes the rule ultra vires due to non-observance of rule making authority and hence becomes void. It means the lacuna in the procedure of law। So ultra vires, procedural ultra vires का मतलब होता है both A and B। It is non-observance of procedural norms and due to non-observance of rule making authority and hence becomes void। उसके बाद जो 99 क्वेश्चन है वो पूछ रहा है the ground of error of law apparent on the face of the record is concerned with which of the writ। कौन सी रिट में आप ये देखते हैं कि कोई एरर हुआ है क्या ऑन द apparent of face of record? So it is certiorari। Then last question under CPC find the incorrect match। section 5 revenue code, section 7 provincial small causes, section 9 pecuniary jurisdiction, section 10 presidency। section 9 के अंदर pecuniary jurisdiction नहीं दिया हुआ है। section 9 के अंदर ये बताया है सिविल सूट्स के बारे में बताया कि सिविल सूट्स क्या होते हैं। So with this we have come to the end of the entire paper analysis।
अब इस पेपर से हमने क्या कंक्लूजन्स कुछ ड्रॉ किए हैं ये देख लेते हैं। देखो, इसमें देखोगे मोस्टली सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस और आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन, इन 5 सब्जेक्ट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मिले अपन को। तो देखो, आप अगर देखोगे आपको 40% मार्क्स लाने होते हैं इस पूरे पेपर के अंदर। अगर आपने ये 5 सब्जेक्ट भी अच्छे से किए हुए हैं, अगर आप इनके भी क्वेश्चंस बिना देखे टिक कर पा रहे हैं, कि बुक आपके सामने रहती है, क्रॉस चेक करने के लिए आपके पास रहेगा, लेकिन अगर ये 5 सब्जेक्ट्स पे आपकी कमांड है तो आप ये पेपर बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। और दूसरी बात है कि जो एडिशनल जो छोटे एक्ट जैसे एडवोकेट एक्ट हो गया, ये सारे की बैरक्स आप रख सकते हो अपने साथ। लेबर लॉ हो गई तो एक कंपाइल्ड वर्जन आपके पास होता ही है। लेबर लॉ में से भी आपने देखा एक दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जनरली ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 5 सब्जेक्ट से आए हैं। तो अगर आपके पास ये 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड है, आप थोड़े दूसरे वालों को छोड़ भी सकते हो, उनकी बैरक्ट आपके पास रहने ही वाली है, आप उनमें से चेक करके भी आंसर वहां पे टिक कर सकते हो। केसेस जो लैंडमार्क है वो पूछे गए हैं अगेन फ्रॉम टॉट्स, टॉट से बहुत ज्यादा केसेस पूछे गए हैं, तो वो भी आपको यू हैव टू बी थरो विद इट। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है, जिसमें मैंने आपको पूरे पेपर का एक एनालिसिस दिखा दिया, आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये भी बता दिया, उनके आंसर किस तरीके से आप कर सकते हो ये भी बता दिया, ये भी बता दिया कि किन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, किन पे थोड़ा सा फोकस कम भी रख सकते हो तो चलेगा। ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप यू डू वेल इन योर एग्जाम्स। इसी के साथ एक और इंफॉर्मेशन की लीगल एज आफ्टर कॉलेज आपके लिए एक फ्री टेस्ट सीरीज चला रहा है, जिसमें हम आपको 10+ मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके उसको विजिट कर सकते हैं, toprankers.com पे आप जब जाओगे तो वहां पे आपको ऑनलाइन टेस्ट के सेक्शन में वो मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल ही फ्री आपके लिए चला रहे हैं। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो है AIBE के, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे सब कुछ अवेलेबल है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।